हेलो डॉक्टर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहित गोयल हैं। आप रिमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो जोड़ों के दर्द होते हैं खास तौर से इनके विशेषज्ञ हैं। हालांकि विशेषज्ञता काफ़ी बड़ी है और इसमें कई चीज़ें आती हैं, जिसमें जेनेटिक जो विकार हैं उनको लेकर के बात की जा सकती है। लेकिन एक आम आदमी के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो जो जोड़ों के अंदर दर्द होते हैं उसके बहुत सारे विभाजन होते हैं। विशेषज्ञ बता पाते हैं उसको कि किस किस तरह के विभाजन होते हैं उसके अंदर। आप उनके विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मोहित, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्ते विनोद जी। हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार, सुप्रभात। डॉक्टर मोहित, रिमेटोलॉजी एक अभी भी थोड़ा सा अनजाना शब्द है। आम आदमी को एक बार समझाने की कोशिश करें कि ये जो अन्य शाखाएं हैं जो कि ओवरलैपिंग हैं, जैसे ऑर्थो के भी हैं या दूसरे जो भी, शाखाएं हैं, उससे किस तरह से अलग है और क्या आपके बेसिक ट्रीटमेंट का फील्ड क्या है। बिल्कुल विनोद जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल पे हम जितना बात करें उतना ही कम है। रोजाना तौर पर हम इस पे बात करें। रोमैटोलॉजी, पहली बात तो एक वर्ड ऐसा है जो अभी तक बड़ा कॉमन यूज में नहीं आया है। नहीं है। इसका हिंदी में भी कोई अच्छा। ऐसा इजी वर्ड शब्द। नहीं है जिससे एकदम से लोग समझ जाएं कि ये किस प्रकार का फील्ड है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये वर्ड अब सभी कॉमन हो गए। कॉमन हो चुके हैं। लोग समझते हैं कि कब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, कब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसका एक कारण तो ये भी है कि बीमारियां कुछ ज़्यादा हैं। हम्म? है यह भी। लेकिन रोमैटोलॉजी को क्योंकि हम एक एक। पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ, एक पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे कार्डियोलॉजी में हार्ट हो गया, न्यूरोलॉजी में ब्रेन और नर्व्स हो गई, हम उसमें बांध के नहीं रख सकते। इस वजह से समझाने और समझने में फर्क। फर्क आता है। हम्म। तो बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि ऑर्थोपेडिक्स से इसमें क्या अलग है। तो सिंपल, रोमैटोलॉजी में जैसे आपने कहा, जोड़ों की बीमारियां प्रमुख हैं। गठिया बाय, गठिया वात, आम वात जिसे कहा जाता है अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में देश के। तो जो आर्थराइटिस है या गठिया है, वो रोमैटोलॉजिकल बीमारी है, रोमैटिक बीमारी है। अब ये बेसिकली बाहर से नहीं आती। ये कैसे आती है कि शरीर में हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो एक उच्च स्तर पे काम करने लग जाती है और हमारे ही जोड़ों को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, मतलब उसकी जो नॉर्मल रेट है उससे ज़्यादा उसकी रेट हो जाती है। ज्यादा हो जाती है। तो आमतौर पर हम जो बात करते हैं कि इम्यूनिटी कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई, इसमें इम्यूनिटी कम ना होकर ज़्यादा। ये ज्यादा हो जाती है और मिस डायरेक्टेड, एक तरह से हम कह सकते हैं कि गलत दिशा में चल पड़ती है और खुद ही को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। बिना किसी कारण के। कुछ जनरली जो कारण है वो नोन नहीं है, कोई कारण नहीं होते, लेकिन कुछ ट्रिगर्स या कुछ चीज़ें जो इसको इस तरह से तरफ ले जाती है, जैसे कुछ इन्फेक्शंस, कुछ और, जैसे कि अगर फैमिली में किसी को रही है। लेकिन इसमें यहीं पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जेनेटिक बीमारियां, हेरिडिटरी बीमारियां नहीं है कि अगर ज़्यादातर। पेरेंट्स को हैं और बच्चों को हो जाएगी, इस तरह की बीमारी नहीं है। कुछ रिस्क बढ़ती है, लेकिन जिन्हें हम हेरिडिटरी बीमारियां बोलते हैं, वंशाणुगत बीमारियां बोलते हैं, ये उनकी तरह नहीं होती है। कुछ रिस्क बढ़ जाता है, बट जैसे पहले हम पढ़ा करते थे कि अगर मदर और फादर को ये फलाना बीमारी है तो 50% या 25% चांस है कि एक बच्चे को भी ये बीमारी होगी। ये उस तरह से वंशाणुगत बीमारियां नहीं होती। आर्थराइटिस के बारे में ये कहा जा सकता है सेफली। इन जनरल, इन इन। जनरल हाँ। सब ज्यादातर क्योंकि आर्थराइटिस के लिए। आर्थराइटिस के भी कई विभाजन हैं, फिर बाद में उन बिल्कुल, सभी के ऊपर लागू होती है बात वंशा। बिल्कुल, ये सभी पर लागू होती है कि वंशानुगत नहीं है ये बीमारियां, अधिकतर 99% की हम बात करें तो। और एक जो आप पहले पूछ रहे थे उसमें मैं कंप्लीट करूंगा कि ऑर्थोपेडिक्स जो फील्ड है उसके अंदर जनरली दो चीज़ें आती हैं। एक तो चोट जो बाहर से लगे, दूसरा जहां पर सर्जिकल काम है, जहां पर किसी चीज़ के लिए ऑपरेशन किया जाना है, इंटरवेंशन किया जाना है। जहां तक मेडिकल इलाज है आर्थराइटिस का, वो रोमेटोलॉजिस्ट करते हैं। और ये जनरली, जैसे मैंने कहा, ये बीमारियां अंदर से उपजती हैं, शरीर के अंदर से उपजती हैं। जबकि ऑर्थोपेडिशियंस जो डील करते हैं वो ट्रॉमा है, इंजरी है, जो हम कहते हैं चोट लग गई, फ्रैक्चर किसी को हो गया, लिगामेंट किसी का टूट गया, टेंडन किसी का टूट गया, वो उसमें ऑर्थोपेडिशियंस डील करते हैं। तो सामान्य तौर पे क्योंकि ये इस तरह की बीमारी है जो कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो तेज काम करने लगती है, इम्यून सिस्टम। तो शरीर को पूरे को प्रभावित करती होगी। उसके बहुत सारे जो अंग हैं उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, ये आप बड़ा आपने सही बात कही कि क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से निकल कर उपज कर बीमारी आ रही है, तो वो सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं है।
वो शरीर के किन्हीं भी अंगों में, हम मरीज को समझाते हैं रोगी को कि ये सिर के बाल से पैर के नाखून तक शरीर के हर अंग को प्रभावित कर सकती हैं ये रोमेटोलॉजिकल बीमारियां। तो आंखें लाल होना, मुंह में अत्यधिक अत्यधिक सूखापन होना, मुंह में छाले हो जाना, फिर जो ग्रंथियां होती है हमारे कान के आगे, कान के पीछे और गर्दन में जो ग्रंथियां होती है उनका सूज जाना। उसके बाद में कई सारी गले में प्रॉब्लम होती है, खाने की नली सिकुड़ने की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। इसमें हृदय की कई सारी तकलीफें हो सकती है, हृदय की धमनियों के अंदर रुकावट आ सकती है। इसके अलावा फेफड़ों में को प्रभावित कर सकती है, किडनी को, लिवर को, स्प्लीन को, चर्म रोग इसके अंदर हो सकता है। कहें तो प्रजनन तंत्र को ये प्रभावित करती है। तो कहें तो कोई हमारे शरीर का अंग नहीं है जो रूमेटोलॉजिकल बीमारियों से प्रभावित नहीं हो सकता है। चलिए डॉक्टर मोहित, इन सभी पे हम बात करेंगे, एक एक बिंदु लेंगे हम। हृदय रोग के बारे में भी लेंगे, और आपने बताया कि फेफड़ों को लेकर के, किडनी को या लीवर या प्रजनन जो है शक्ति, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, चर्म रोगों पे भी प्रभाव पड़ सकता है। उससे पहले कहीं तो एक गाना सुन लें। बिल्कुल। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं रिमोटोलॉजी से रिलेटेड, तो डॉक्टर मोहित गोयल हमारे साथ हैं। हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का वो है 9462697568। हालांकि ये शब्द थोड़ा सा रिमोटोलॉजी बार बार बोल रहे हैं, इसका पैरेलल शब्द हिंदी में अगर कहें तो जोड़ों का जो दर्द है उसको लेकर के बात की जा सकती है। हम कई बार बड़े कॉमन से दर्द लेकर के रहते हैं कि सुबह उठते हैं तो स्टिफनेस है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम आपस में डिस्कस करके और उनको टॉलरेट करते हुए चलते हैं। लेकिन अब विज्ञान ने इन पे रिसर्च की है और आपके लिए कन्विंसिंग आंसर्स हैं इन सभी चीज़ों के, और डॉक्टर मोहित हमको उन सभी समस्याओं के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मोहित, मोटे तौर पे अगर हम देखें तो आपने कहा कि ऑटो इम्यून जो सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम है, वो आपके ही विरुद्ध काम करने लगता है। एक आम आदमी को समझाएं कि इसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, किस तरह से क्या रणनीति होती है। बिल्कुल। हम इसको धीरे धीरे समझेंगे कि ऑटो इम्यून, पहली बात तो इम्यून सिस्टम जो कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अब ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, यही रोग प्रतिरोधक क्षमता एक ऊंचे स्तर पे पहुंच के शरीर के अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसको हम एक उदाहरण से समझने चाहें तो जैसे बॉर्डर पे या सीमा पर दो देश के बीच युद्ध चल रहा है। हमारा एक सैनिक है जो कि अति उत्साही हो गया है। अब उसके हाथ में एक मशीन गन आ गई है, AK-47 या 56, वो गोली चला रहा है, लेकिन क्योंकि वो अति उत्साही है तो वो गोल गोल घूम के भाग के गोली चला रहा है, जिससे कि सामने वालों को तो गोली लग ही रही है लेकिन कुछ गोलियां अपनी तरफ के लोगों को लग रही हैं। तो अब उसका कमांडर क्या चाहेगा? उसका कमांडर चाहेगा कि वो उसको थोड़ा सा नियंत्रित किया जाए ताकि वो सामने वालों पर गोली चलाता रहे, सामने वालों पे भी गोली चलाना बंद ना करे, क्योंकि वो एक अच्छा कुशल उनका सैनिक है, लेकिन अपने वाली तरफ के लोगों पर गोली चलाना वो बंद करे। तो बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी में, रोमेटोलॉजिकल बीमारी में जहाँ ऑटो इम्यून डिजीज की हम बात करते हैं, वहाँ पर इम्यून सिस्टम बाहर के, जिसका काम है कि बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन्फेक्शन से लड़ना, संक्रमण से लड़ना, वो अपने ही शरीर के ऊतकों को, अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ऐसे में जो ट्रीटमेंट, जो उपचार इन बीमारियों में किया जाता है वो ये किया जाता है कि हम उस इम्यून सिस्टम को सिर्फ उतना नियंत्रित करें कि वो अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाना बंद करे, लेकिन साथ ही बाहर से आने वाले इन्फेक्शन व संक्रमण से लड़ता रहे। तो यह बेसिकली एक उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी क्या है और इन रोगों का उपचार कैसे तो किया इसको रेगुलेट किया जा सकता है या बिल्कुल नॉर्मल बिना दवाओं के भी जा सकता है? ऑटो इम्यून जिनका प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई भी आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है या और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको ताउम्र हमको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी या एक सिस्टम के बाद में रेगुलेट हो जाता है? तो इसमें जैसा विनोद जी आप पहले कह रहे थे कि बहुत सारे इसके अंदर सब सेक्शन, बहुत सारे टाइप्स हैं आर्थराइटिस के। तो यहाँ आपने नाम लिया तो मैं क्लियर करूँगा कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है उसको जनरली एक उम्र के साथ में या यूज़ के साथ में जो जोड़ों में घिसावट आती है उसको कहते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस में ऑटो इम्यूनिटी का रोल नहीं माना जाता है। अन्य जो आर्थराइटिस हैं जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, SLE लूपस नाम की बीमारी होती है, इन सब में ऑटो इम्यूनिटी होती है। अब पहली बात तो ये कि जनरली ज़्यादातर लोगों को
जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, दवाएं हैं, वो कुछ लंबे समय तक चलेंगी। अच्छा। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले रोगी को हम समझाते हैं, तैयार करते हैं। सभी को दवाएं ताउम्र चलेंगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जब हम देखते हैं कि काफ़ी समय तक दवाएं लेने के बाद में रोगी ठीक ठाक चल रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो दवाइयाँ कम करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में कुछ लोगों की दवाएं तो पूरी तरह बंद भी की जा सकती हैं और ज़्यादातर लोगों में इन दवाइयों को कम किया जा सकता है। कुछ जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात करेंगे आपसे बाद में, आर्थराइटिस है या और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर, लेकिन पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपने की हैं। आपने कहा कि कार्डियक प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूशन होता है रिमेटोलॉजिस्ट की, जो प्रॉब्लम्स हैं इनका कार्डियक प्रॉब्लम्स को डिटेरियोरेट कर देती है कई बार, ये इसकी वजह से कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल विनोद जी, दोनों ही चीज़ें होती है कि रोमैटिक रोग जिन लोगों को होते हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय से जो धमनियाँ निकलती हैं जो पूरे शरीर में जाती है, उनमें रुकावट आना, उनमें कई तरह की और प्रॉब्लम, सूजन आना, ये रोमैटिक बीमारी के लोगों में ज़्यादा होती है। इसके साथ ही जिन लोगों को पहले से हृदय रोग है, अगर उन्हें साथ में रोमैटिक बीमारी है और उसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आएगी कि पहले के मुकाबले में आज फ़र्क क्या है जी। कि जब इन रोमैटिक बीमारियों का उपचार किया जाता है तो हम ये नहीं कहते कि थोड़ा दर्द में आराम आ जाएगा, आप 50% या 60% आपको आराम आ जाएगा। आज मैक्स ज़्यादातर रोगों में दवाएं भले रोगी लेगा, लेकिन एक ऑलमोस्ट करीब करीब सामान्य जीवन की तरफ आप पहुंच सकते हैं। तो इसी पे हमारा एक शोध पत्र नॉर्थ अमेरिका की क्लिनिक्स, रोमैटिक डिजीज क्लिनिक्स नाम से एक जर्नल है बड़ी प्रतिष्ठित, उसमें पिछले वर्ष ही प्रकाशित हुआ है, जिसमें हमने बताया कि कैसे सभी तरह के रोमैटिक रोगों में ज़्यादातर में जो हृदय से निकलने वाली धमनियां हैं या वेन्स हैं जो ब्लड को वापस हार्ट में लेकर जाती हैं, उनमें रुकावट आ सकती है। लेकिन साथ ही ये पाया गया सभी शोध में कि अगर सही से रोमैटिक बीमारी का, इन गठिया रोग का इलाज किया जाए तो इसके चांस बहुत ही कम करके उसको जो जनरल पॉपुलेशन है, सामान्य जन है, उनके लेवल तक लाया जा सकता है। तो एक कार्डियक पेशेंट को क्या कभी कभी रूमेटोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए विदाउट लक्षण, या लक्षण हो तो ही आप तक पहुंचे? नहीं, सभी हृदय रोगियों को रूमेटोलॉजिस्ट के पास में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रेगुलर फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते रहें ताकि उन्हें कभी लगे कि ये इसमें साथ में कोई रूमेटोलॉजिकल बीमारी का लक्षण आ रहा है, गठिया का लक्षण आ रहा है, तो वो आपको रूमेटोलॉजिस्ट से मिलने के क्या लिए कोई कहें। टेस्ट होते हैं इसके, नॉर्मल टेस्ट होते हैं कोई ऐसे, ब्लड टेस्ट वगैरह? देखिए, जो गठिया रोगों में जो टेस्ट होते हैं वो कभी भी बिना लक्षणों के नहीं कराए जाते हैं। अच्छा। कारण ये है कि ये बीमारियां जो अलग अलग, हम बीमारी की बात करें तो जैसे अगर 1% जनसंख्या में होती है तो कुछ प्रतिशत जनसंख्या में टेस्ट हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं, चाहे उन्हें वो रोग हो या ना हो। तो ऐसे में ये टेस्ट बिना कंक्लूसिव प्रॉब्लम नहीं। के कराना बल्कि और थोड़ी एंजाइटी बढ़ा सकता है। ठीक है। एक सवाल है व्हाट्सएप पे आया है, गोपाल चौहान है ये, तुलसीराम जी सूरजपोल से लिख रहे हैं कि सर आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, वीडियो भी आते हैं कि देसी घी ओब्लिक अदरक के उपयोग से जोड़ों के दर्द को ख़त्म किया जा सकता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप भी देखते होंगे आती हैं, क्योंकि ये बड़ी सामान्य सी समस्या है और हम डॉक्टर्स तक जाने से पहले अपने देसी नुस्खे सारे ट्राई करते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये आपको भी पता है कि मार्केट में क्या क्या इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, क्या उनको सर्टिफाई करते हैं आप? जी, इसमें हमें दो चीज़ें, फिर आपने कहा जो गठिया कई प्रकार की है, हमें उसे दो में विभाजित करना पड़ेगा। एक तो जो ऑटो इम्यून, जो एक्चुअल में रोमैटिक रोग हैं, दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर ऐसे जॉइंट पेन जो उम्र के साथ में, यूज के साथ में जोड़ों के घिसने के कारण होते हैं। तो ये दर्द वैसे भी हमेशा नहीं रहते हैं, ये दर्द आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में हमने उस समय पर कुछ किया या नहीं किया, या हम उस समय पर हमें कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, जाने अनजाने में हम कितना चल फिर रहे हैं, बाहर आना जाना पड़ रहा है, या हम एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस समय हमारा वजन बढ़ गया है या वजन घट गया है, उसके इन्हीं कारणों से ये दर्द कम ज़्यादा या आते जाते रहते हैं। तो इसको हम, जो लोग इन तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम उसको दो में विभाजित करते हैं। एक तो वो जो नॉर्मल रूटीन खान पान की चीज़ें हैं, तो उसमें अगर रोगी कहता है कि मुझे ये करने से, खाने पीने से अच्छा रिलीफ लग रहा है, मिल तो रहा है। हाँ, तो हम उसे मना नहीं करते हैं। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है?
या मैं इस पे कमिट नहीं ठीक करना है। चाहूँगा, क्योंकि ये जनरली इसके ये फ़ायदा करते रिसर्च। हैं या फ़ायदा नहीं करते हैं, दोनों में ही कोई एविडेंस अभी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का एविडेंस कि इनको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो अब आना शुरू हो गया। अच्छा, तो बिना कुछ सोचे समझे प्रयोग ना करें शरीर के साथ, इतना तो है, क्योंकि बिल आजकल सूचनाओं का बम्बार्डमेंट इतना है कि आप जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं आपके स्क्रीन पर बहुत सारे विकल्प आते हैं, कंफ्यूज कर देंगे अगर आप उन सारी एडवाइजेज को ही माने, तो वही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होती। बिल्कुल, कम से कम ऐसी चीज़ें जो रोज़ाना हमारे खान-पान में नहीं आती, हमारे किचन में नहीं रखी रहती, इस तरह के किसी भी चीज़ों का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनसे खतरा हो सकता है। कभी भी ये ना सोचें कि जो चीज़ मेडिसिन या गोली की फॉर्म में नहीं आ रही है, जो पत्ती या जड़ी-बूटी के फॉर्म में आ रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वरन उनमें क्योंकि वो अनप्यूरिफाइड और अनमेजर्ड, मतलब माप नहीं किया हो उस मात्रा में होती है, तो साइड इफ़ेक्ट के चांसेस और ज़्यादा होते हैं इन चीज़ों में। कई बार आपके पास पेशेंट्स आते हैं इस तरह की दवाइयाँ लेकर के और फिर बाद में केस आपको डील करना पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। जो दवाइयाँ इस वक्त यूज़ कर की जाती हैं, अ, और मुझे लगता है गठिया, कि रिमेटोलॉजी को लेके कुछ ज़्यादा ही विकल्प है। बिल्कुल, गठिया रोगों में या किसी भी, मैं बात करूं कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी में, जो दवाई आती है, जो अप्रूव होती है, वो बहुत ही लंबी टेस्टिंग के बाद में आती है। तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो डॉक्टर को देने से पहले पता होते हैं, और उसे ये भी पता होता है कि कितने परसेंट के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो एक तराजू में तोल के कि कितना फ़ायदा और कितनी रिस्क है, वो ये दवाइयाँ देता है। तो दूसरी चीज़ें जिन पर कि ये शोध नहीं हुए हैं, उनसे साइड इफ़ेक्ट्स जनरली ज़्यादा होते हैं। रूमेटिक रोगों में जैसा आपने कहा, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जनरली ये लंबे चलते हैं, लंबी दवाइयाँ होती है। और लाइफ होता थ्रेटनिंग नहीं होते, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, बिल्कुल, ये भी एक कारण है। तो तो होता, मैनेज हो जाता है विदाउट डॉक्टर्स। वो एक्चुअल में होता क्या है कि आपको लगता है कि मैनेज हो रहा है, लेकिन फिर जब कई वर्षों के बाद में जाकर हाथ की उंगलियां जब टेढ़ी हो जाती हैं, या फिर स्पाइन जो बिल्कुल सीधी हो जाती है, जिसको आप बेंड नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते, तो उस समय फिर है ना, उसका कुछ रिकवरी खास, उससे जो हेल्प। जोड़ टेढ़ा हो गया उसको सीधा वापस करना पाना पॉसिबल नहीं है, और इस वजह से फिर ये भ्रांति भी बन जाती है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। चलिए, जोड़ों के दर्द के बारे में या रिमेटोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं इनको लेकर के अगर कोई सवाल है तो आप व्हाट्सअप करें हमें। हमारा नंबर है 9462697568, 9462697568। डॉक्टर मोहित गोयल हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहित, आपने फेफड़ों का भी नाम लिया था। ये थोड़ा सा अलग एंगल से हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सामान्य जो समस्या है उन पे तो अक्सर बात होती है आपसे। फेफड़ों को रिमेटोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं ये कैसे प्रभावित करती हैं? बिल्कुल, बड़े अच्छे सवाल विनोद जी आपने ये रखे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि गठिया रोगों में जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, हाँ, अकड़न हो ये रहा है, ये अक्सर तो जानते हैं। अक्सर हम बात करते ही हैं। जी। लेकिन आम जन को, सामान्य जन को ये नहीं पता कि जो हम आज बात कर रहे हैं, कि सभी अंगों के शरीर को ये प्रभावित कर सकते हैं रोग। फेफड़ों में एक तरह की बीमारी जिसे आईएलडी कहते हैं, सिकुड़न, वो हो जाती है। अब आईएलडी रूमेटिक रोगों के बिना भी होती है, और रूमेटिक रोगों के साथ में भी ये फेफड़ों की सिकुड़न होती है। फ़र्क ये है कि जब रूमेटिक रोगों या गठिया के साथ में ये आईएलडी होती है, तो इसका बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। जबकि बिना गठिया के जब आईएलडी होती है, तो एक लिमिट के बाद में उसका बहुत कोई सुचारू इलाज नहीं होता है, सुचारू उपचार नहीं होता है। तो इस पर एक बहुत ही बड़ा शोध हमने 2021 में, भारत का सबसे बड़ा शोध हम ही लोगों ने, हमारे ग्रुप ने किया था, 15 लोगों ने, जिसमें गठिया रोगी जिन्हें आगे चल के फेफड़ों में सिकुड़न हुई, उनके ट्रीटमेंट के बारे में देखा गया। तो उसमें ये पाया गया कि जब ये रोगी रूमेटोलॉजिस्ट के अलावा किसी और द्वारा ट्रीट किए जा रहे थे, तो क्योंकि उनके फेफड़ों में सिकुड़न थी, तो कई बार उसको इन्फेक्शन या संक्रमण समझ के उनको कम दवाएं दी जा रही थी, उनका पूरा इलाज नहीं किया जा रहा था, और इस वजह से फेफड़ों में सिकुड़न और बढ़ रही थी। धीरे धीरे जैसे जो उनसे कंपेयर किया गया, जिनका इलाज रूमेटोलॉजिस्ट के साथ में चेस्ट फिजिशियन को भी इन्वॉल्व करके कई बार वो चल रहा था, तो वहाँ पर ये आइडेंटिफाई किया गया, पता लगाया गया कि ये इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं है, ये गठिया की वजह से फेफड़े की संक्रमण है, फेफड़े की सिकुड़न है, जिसके अंदर दवाइयाँ कम नहीं बल्कि और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, और इनमें काफ़ी रोगी ऐसे होते हैं जो एक सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ में। हम पोस्ट कोविड एरा में हैं और फेफड़ों की बात चली तो कोविड की बात कर लें। क्या रिमेटोलॉजिकल एंगल से भी कुछ चेंजेस आपके कहीं आपने महसूस किए हैं क्या इस तरह के? बिल्कुल, इसमें
तीन विभागों में इसको मैं तीन भागों में विभाजित करना चाहूँगा। एक तो ऐसे लोग जिनको गठिया थी, अब उनको साथ में उनको फेफड़े की सिकुड़न अब हुई है, तो पहली बात तो ये पता लगाना कि ये सिर्फ गठिया की वजह से है, या साथ में उनको कोविड हुआ था जिसकी वजह से भी ये कुछ सिकुड़न आ गई है, या दोनों की वजह से है। उसके अलावा दूसरा जो एंगल है वो ये है कि कई लोगों को ये कोविड होने के बाद में एक हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हुई है और उनको रोमैटिक रोग या ये गठिया रोग डेवलप हो रहे हैं। ये ट्रिगर हुआ है? बिल्कुल, ये क्योंकि सभी लोगों का ये जो ऑब्जर्वेशन, अच्छे से रिकवर हो गए उनको भी? बिल्कुल, जो रिकवर हो गए उनको भी, ज़्यादातर को ये स्टार्ट जब उन्हें कोविड हुआ उस समय पर या उसके विदिन कुछ सप्ताह के अंदर हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोविड हुआ वो पूर्णतः रिकवर हो गए और बाद में उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो अब उसमें ये बिल्कुल पक्के तौर पर बता पाना कि उससे संभव वो नहीं। ट्रिगर हुआ है संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जिन परसेंटेज में ये रोग देखा जाता था उनसे क्योंकि ये बड़ा है, तो निष्कर्ष ज़्यादातर यही है कि कुछ गठिया रोग बड़े हैं बहुत से कोविड के बाद में। पेशेंट्स हैं जो अक्सर, हाँ, आप सोशली इस तरह की डिस्कस करते हैं कि साहब पहले मुझे पेन नहीं था घुटनों में, अब मुझे पेन हो गया, या डायबिटिक जो मेरे लेवल थे वो अब चेंज हो गए हैं, मैं पहले डायबिटीज़ नहीं थी। ये क्या कोविड से, आपने कहा कि ऑटो इम्यून, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं तो ऑटो इम्यून ही, तो क्या ट्रिगर इतना हुआ है? इस पे कोई स्टडी हो रही है क्या कहीं? इसको फिर हमें दो एंगल से देखना पड़ेगा। जैसे स्टडीज हो रही हैं और हमने भी इसमें 2020 में जब पहली वेव आई थी उस समय और 2021 में करके इसको कंपेयर किया, जहां पर हमने पाया कि डेफिनेटली वहां पर कुछ इसका परसेंटेज बड़ा था इन रोगों का। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जहां आपने बात करी घुटनों में दर्द की, ये घुटनों में दर्द 15 से 20% लोगों को जीवन भर में होता ही होता है, और हर सभी लोगों का क्योंकि उम्र बढ़ रही है तो डिजेनरेटिव कुछ चेंजेस। बिल्कुल डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। अब क्योंकि हम कोविड के बाद के इस समय में हैं तो तो हम काफी लोग लिंक उसको कर रहे कोविड हैं, से लिंक जोड़ कर रहे लेते हैं। हैं और वो हमेशा जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ एलिमेंट तो हैं इस तरह के जो ट्रिगर हुए हैं उसके बाद। बिल्कुल है, कुछ बिल्कुल ना है। कुछ उस पर स्टडीज आएंगी तभी पता चलेगा कंक्लूसिव क्या है। नहीं, काफी स्टडीज आ भी चुकी हैं और उसमें पाया गया है कि कोविड के बाद में रोमैटिक रोग, गठिया रोगों की परसेंटेज जो है वो कुछ बड़ी है। एक सवाल आया है महावीर जी का, इनकी उम्र है 44 साल। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पैरों में खट खट की आवाज़ आती है सीढ़ियाँ चढ़ते समय, क्या ये गठिया या कोई और रोग हो सकता है? ये जो आवाज़ आती है ये कई रोगी हमारे पास आते हैं और ये आवाज़ आती है ऐसा कहते हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों में ये आवाज़ आना किसी बीमारी का इंडिकेशन नहीं होता है। ऑल्दो ये कोई डॉक्टर आपको देख के बता पाएगा कि आपके केस में आवाज़ का क्या कारण है, लेकिन जो कुछ कॉमन कारण है जो कि नुकसानदायक नहीं होते हैं, जैसे कई बार जोड़ों के अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं और जब मूवमेंट होता है तो वो एयर बबल्स बर्स्ट होने की आवाज़ कई बार आती है। कई बार जो लिगामेंट होते हैं वो एक जगह से दूसरी तरह रबर बैंड की तरह जाते हैं और उससे खटकी आवाज़ आती है। और तीसरा जो होता है कि जब घुटने घुसने के बाद में हड्डियाँ बहुत आसपास आ जाती है तो घुटने की हड्डियाँ और आगे जो कैप, जिसे हम कई बार घुटने की कटोरी भी बोल दिया करते हैं, वो उसके टकराने से भी आवाज़ आती है। तो एक बार आप डॉक्टर को दिखाएं तो बताएंगे कि आपके केस में इसके बारे में कुछ चिंता की आवश्यकता भी है या नहीं। कई बार गैप्स बढ़ जाते होंगे, इस तरह का कुछ है? ये जो हम आम भाषा में कहते हैं कि गैप बढ़ जाता है, वो बेसिकली गैप कम हो जाता है, अच्छा, उल्टा गैप है। बढ़ नहीं जाता है। अच्छा। होता क्या है कि हमारी जो जांग की हड्डी और हमारी जो पैर की हड्डी है, उन दोनों हड्डियों के बीच में होती है एक कार्टिलेज जिसे हम गद्दी या गादी कहते हैं, जो बेसिकली गाड़ी के जैसे शॉकर होते हैं उस तरह का काम करती है। जब वो गद्दी घिस जाती है और दोनों हड्डियां पास आ जाती है तो मूवमेंट के टाइम वो एक दूसरे से टच होती है, तो गैप कम होना इसके अंदर प्रॉब्लम है। और ये डॉक्टर्स ही कंफर्म कर सकते हैं जांच के बाद कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ना हो। एक सामान्य आपका जो विकास की प्रक्रिया है शरीर की उसी का हिस्सा हो। एक सवाल है, कोमल हैं गोवर्धन विलास से, ये लिख रही हैं कि हाथों की अंगुलियां थोड़ी सी टेढ़ी और जॉइंट्स में मोटापन दिख रहा है और दर्द भी है, इसका क्या कारण है, और उपचार भी जानना चाह रही हैं। ऐसा भी सुना है कि गठिया की मेडिसिन कैंसर वाली मेडिसिन ही होती है, जिससे कि बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। दो सवाल हैं इनके अलग अलग और दोनों ही महत्वपूर्ण है। पहला वाला काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि हल्की सी सूजन इनको दिख रही है, थोड़ा टेढ़ापन है जॉइंट्स में, इनको महसूस हो रहा है, और उम्र शायद इन्होंने लिखी नहीं कर। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि जैसे उंगलियों के जोड़ों में आपको सूजन लग रही है, यह सूजन पहली बात तो
किस समय पर आ रही है, क्या कार्य करने के बाद में आ रही है या रेस्ट करने के बाद में आ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा सूजन, एक सूजन महसूस होना, और दूसरा ऑब्जेक्टिवली डॉक्टर को देख के लगना कि जोड़ में सूजन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट टच होता है। करने पे थोड़ा दर्द होता है। ये टच करने पे दर्द होना डेफिनेटली एक थोड़ा गठिया की तरफ इंडिकेशन है, लेकिन ये ध्यान ये रखना होता है कि अभी हमारे कहने से कि गठिया के लक्षण है आप ये सोच लें कि आपको हाँ गठिया हाँ, है, ये भी तो एक ऐसा अपने को नहीं करना है। नहीं करना है। तो इसलिए डॉक्टरी सलाह एक बार ले लें। जिनको इस तरह की तकलीफ होती भी है उनमें से अधिकतर को गठिया नहीं निकलती है। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करने से, कैल्शियम विटामिन डी वगैरह दिए जाने से, यूरिक एसिड है कई बार। फिर ये यूरिक एसिड फिर एक जैसे अलग आ आपकी हम जाएगा। बात कर चुके हैं, भ्रांति आ जाती है, क्योंकि ये यूरिक एसिड की इस तरह से प्रॉब्लम कभी भी नहीं यूरिक होती है। एसिड पे भी बहुत लिटरेचर अवेलेबल है सर, बात बिल्कुल करूंगा उस पे भी बिल्कुल। आपसे। सेकंड, इन्होंने पूछा कि गठिया की जो मेडिसिन है वो कह रही कि कैंसर वाली मेडिसिन ही होती है, तो और बालों का झड़ना क्या मतलब, कैंसर की मेडिसिन लेने से शायद बाल झड़ते होंगे, इनका डर है इस बात से। नहीं बिल्कुल, इस ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसी मौके को का फ़ायदा उठा के मैं यहाँ भ्रांति क्लियर करना चाहूँगा हाँ। कि कुछ एक आध दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल ही अलग डोज में इन गठिया रोगों में और कैंसर रोगों में यूज़ करी जाती है। अब होता क्या है कि वो कहने को दवा एक है, लेकिन जैसे हम एक दवा की बात करें जो हम गठिया रोगों में 10, 15, 20, 25 मिलीग्राम में यूज़ करते हैं, उसी दवा का कुछ कैंसर्स के अंदर इस्तेमाल ग्राम्स की डोज में होता है। अच्छा। और वो दवाएं दोनों काम भी सेम तरह से नहीं करती। जब उसको कुछ मिलीग्राम की डोज में दिया जाता है तो वो सूजन को कम करती है, और जब उसको ग्राम्स की डोज में दिया जाता है तो वो कैंसर वाले सेल्स को कम करती है। तो जो अंदर से हम कहते हैं, जिसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं, कार्य करने की प्रणाली, वो ही उन दोनों की अलग है, वो दवाएं ही अलग है। इसलिए चिंता ना करें। इसलिए चिंता ना करें। और कोई भी जो दवाइयाँ गठिया में दी जाती है उसमें 1 से 2% लोगों को हेयर फॉल की शिकायत कुछ हद तक होती है। अगर वो हल्का फुल्का होता है तो विटामिन वगैरह से हम उसको देते हैं, वो कंट्रोल होता है। नहीं होता है तो दवाएं चेंज करते हैं। वो उन दवाइयों से जो कि कैंसर में यूज़ करी जाती है ऐसा नहीं है, किसी भी दवाइयों से हो सकता है। और ऐसे में अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो दवाएं चेंज की जाती है, और क्योंकि बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं तो ये कोई ज़्यादा समस्या चिंता नहीं की है। बात नहीं है। मुकेश जिनकर हैं, ये कह रहे हैं कि साहब इनको पाँव में तलवे में सवेरे सवेरे दर्द होता है, तो क्या इसको रिमेटोलॉजिकल एंगल से देखें? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम कह रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें जब हम पहली बार सुबह उठते हैं, पाँव ज़मीन पे रखते हैं तो तलवे में जलन जैसा दर्द होता है। काफ़ी देर अगर हम बैठ जाएं या लेट जाएं, फिर खड़े होते हैं तो दर्द होता है। कुछ देर चलने के बाद में ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। यह प्रॉब्लम गठिया रोग में भी हो सकती है और बिना गठिया रोग के भी हो सकती है। तो इसमें अगर गठिया रोग नहीं होता है तो बड़ी सिंपल कुछ सेक और कुछ ही दिन की दवाइयाँ लेके ये ठीक हो जाता है। लेकिन जब एक मेल में, पुरुष के अंदर और यंग या मध्यम आयु वर्ग के पुरुष में ये प्रॉब्लम होती है, तो एक तरह की गठिया होती है जिसके बारे में, जिसको हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उसके बारे में ये है या नहीं ये देखा जाना बिल्कुल आवश्यक है ऐसे लोगों में। ये यंगर जनरेशन में ही होता है? ये गठिया जनरली यंग पुरुषों में होता है, ऐसे अपवाद होते हैं, 20, महिलाओं में 25, होता है। 30 साल? 15 से 40 साल के बीच में अमूमन ये स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में भी होती है लेकिन उसका प्रतिशत कम है। फीमेल्स में भी होती है लेकिन उसका प्रतिशत काफ़ी कम है। कई बार बर्निंग जो ऐसे जलन सी होती है, कई लोग अलग अलग तरह की शिकायतें करते हैं। कई कहते हैं कि साहब मेरे तो नीचे की हड्डी है उसमें दर्द होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जलन होती है। अब ये एक अलग तरह के कह रहे हैं कि चलने फिरने पे दर्द होता है। फिर नहीं, ये पहली बार पाँव रखने पर है, कुछ कदम चलने पर होता है बाद और में उसके बाद में कम हो जाता है। तो यही मैं वापस इस बात को एम्फेसाइज वापस क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों में भी अधिकतर में गठिया रोग नहीं निकलेगा, कुछ ही में गठिया रोग निकलेगा। इसलिए ऐसी चीज सुनते ही किसी को भी है तो घबरा ना जाए कि मुझे गठिया रोग हो गया। गठिया क्या इतना खतरनाक है क्या डॉक्टर साहब, घबरा जाए आदमी? या बहुत आसानी से आप तो बहुत रिलैक्स रह के ट्रीटमेंट देते हैं? इसी भ्रांति को हम यहाँ तोड़ना चाहेंगे कि गठिया अगर प्रॉपरली समय से इसको ट्रीट किया जाए तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल। नॉर्मल। अधिकतर गठिया में बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल, और नॉर्मल जो एम उम्र है उस पे तक जा सकते हैं आप, बिल्कुल नॉर्मल और कोई दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इसकी वजह से। इवन कुछ स्टडीज में तो ये पाया गया है कि क्योंकि अगर आपको गठिया रोग है, आप बिल्कुल ठीक भी चल रहे हैं, तो आप क्योंकि समय समय से डॉक्टर के पास में मिलते रहते हैं, तो जो दूसरे रोग हैं जो कि कई लोगों में 10-10, 15-15 साल तक पता नहीं चलते, डायग्नोस नहीं होते, वो गठिया रोगियों में टाइमली डायग्नोस हो जाते हैं। जैसे बीपी की प्रॉब्लम है या
शुगर की प्रॉब्लम है, तो कुछ स्टडीज़ ने तो ऐसा भी पाया था कि गठिया रोगी जो कि रेगुलर डॉक्टर से मिल रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी उम्र आम जन से 5 वर्ष अधिक होती है। अच्छा, एक स्टेरॉइड्स के लेकर के भी है कि स्टेरॉइड्स का आप बहुत यूज करते हैं और इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, शरीर में दिक्कत हो जाएगी। ये कितना सही है? बहुत अच्छा सवाल है। स्टीरॉयड, पहली बात तो मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट तौर पे करना चाहूँगा कि स्टीरॉयड्स एक वरदान है मनुष्य के लिए। अच्छा। स्टीरॉयड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में नॉर्मली बनता है और वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, कार्यप्रणाली के लिए बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि जब स्टीरॉयड्स का अगर यूज़ जहाँ करना है वहाँ नहीं किया गया, या जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा किया गया, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। रूमेटिक रोगों में, गठिया रोगों में, ज़्यादातर बीमारियों में अब लंबे समय स्टीरॉयड देने का कोई रोल नहीं है। लेकिन जहाँ पर सीवियर या बहुत अधिक प्रॉब्लम किसी जोड़ में चल रही है और उस समय पर दूसरी दवाइयाँ क्योंकि काम करने में समय लेगी, उस समय में अगर स्टीरॉयड से उस एक्यूट प्रॉब्लम को, उस सूजन को अगर नहीं रोका जाएगा, तो वो जॉइंट परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए जब आप एक उस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास में, आप निश्चिंत रहिए। उसको आपसे ज़्यादा चिंता है कि किस दवाई को कब कम करना है और कब बंद करना है, तो वो उसका ध्यान रखेंगे। और ये रेगुलर नहीं दी जाती, सिर्फ इमरजेंसी इंटरवेंशन होता है। बिल्कुल, ज़्यादातर रूमेटिक रोगों में, ज़्यादातर गठिया रोगों में लंबे समय स्टेरॉइड्स का रोल नहीं है। बहुत कम होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो लाइफ सेविंग की अच्छा, तरह यूज़ होती है। एक डॉक्टर मोहित ये भी है कि रिमेटोलॉजी की दवाइयाँ चल रही हैं, वो कहते हैं कि साहब मेरे तो इसकी वजह से शुगर हो जाएगी या कुछ और ट्रिगर हो जाएंगी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये सच है क्या? यहाँ फिर बहुत ही अच्छा सवाल विनोद जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इसको क्लियर करूं कि स्टीरॉयड जिन लोगों को किसी कारण से लंबे समय दिए जाते हैं, चाहे वो रोमेटिक रोग है कहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर शुगर हल्की फुल्की बढ़ती है और उसमें कुछ लोगों को डायबिटीज़, जिसको स्टीरॉयड इंड्यूस डायबिटीज़ कहते हैं, वो हो जाती है। लेकिन उसको भी अगर प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, कई बार रिवर्स भी होती है और कंट्रोल भी की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा गठिया रोग में यूज़ करने वाली संपूर्ण मेडिसिन में से कोई भी शुगर को नहीं बढ़ाती है। नॉट ओनली शुगर, और अदर प्रॉब्लम्स भी क्या कोई ट्रिगर होने के चांस होते हैं क्या? अब मैं आपसे ईमानदारी से जवाब बिल्कुल, चाहूंगा। बिल्कुल, तो मैं इसलिए, यही आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया। अब गठिया रोग में की जाने वाली ज़्यादातर दवाइयाँ, इनमें क्या है कि ये जोड़ों में सूजन के साथ साथ हार्ट में, ब्रेन में और रक्त की धमनियों में सूजन को कम करती है। तो इनफैक्ट इन दवाइयों को लॉन्ग टर्म यूज़ करने से हम किसी और को तो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन गठिया के रोगों में जहाँ दी जा रही है, वहाँ पर हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के, नसों में क्लॉट आने के चांस कम हो, जनरल पॉपुलेशन से भी कम हो जाते हैं। कई बार चर्चा मिलती है कि साहब जब से मैंने दवाइयाँ शुरू की मेरे तो ब्रीदिंग इशू हो गए या इस तरह के इश्यूज हो गए, ये क्या सिर्फ भ्रांतियां हैं? को रिलेट कर रहे हैं हम चीज़ों को? बिल्कुल कोरिलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और अगर किसी दवा से किसी को प्रॉब्लम हो भी रही है, तो उस दवा को चेंज किया जाना पड़ेगा, डॉक्टर उस को दवा बताएं। बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ये दवाइयाँ जब दी जाएंगी, तो जैसे मैंने कहा, हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, इन सभी चीज़ों के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो इनके बेनिफिट ही बेनिफिट अब पाए जा रहे हैं, बशर्ते कि वो डॉक्टरी निर्देशन में प्रॉपरली ली जा रही हैं और प्रॉपरली बीमारी को ट्रीट किया जा रहा है। डॉक्टर मोहित गोयल हमारे साथ हैं, जोड़ों के दर्द के आप विशेषज्ञ हैं, रिमेटोलॉजिस्ट हैं, और इस नाते आप हमें व्हाट्सएप पे सवाल पूछें। हमारा जो नंबर है वो है 9462697568, 9462697568। एक सवाल है डॉक्टर साहब, ये करें कि घुटने की गद्दी घिसने का कारण क्या है? हालांकि नाम नहीं बताया इन्होंने, गादी अपन ने जिक्र किया था एक। बिल्कुल, ये जो घुटने की गद्दी कार्टिलेज होती है, ये उम्र के साथ में कुछ तो सभी लोगों के घिसती ही घिसती है। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे क्या हैबिट्स हैं, लंबी देर तक खड़े रहना, बहुत नीची चीज़ों पे बैठना, लंबी देर उकड़ू बैठकर काम करना, या जिन लोगों का घुटनों का बहुत अत्यधिक इस्तेमाल होता है, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, हमारे यहाँ पे माइंस में जो वर्क करते हैं, पहाड़ पे ऊपर नीचे जाते हैं, तो ये ओवर यूज़ और एज, ये जनरली घुटना घिसने के कारण है। इसके अलावा वजन अगर अधिक है जितना होना चाहिए, तो घुटनों पर लोड ज़्यादा पड़ता है और ये गादी या कार्टिलेज स्पीड से घिस जाती है दूसरे लोगों के मुकाबले। और एक और सवाल है, नाम इन्होंने फिर नहीं लिखा। श्रोताओं से अनुरोध है कि नाम और उम्र अगर वजन के साथ में लिखेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा डॉक्टर साहब से पूछने से।
ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। एक छोटा सा सवाल था कि पिछले 1.5-2 महीने से मेरे हाथ में ना बराबर मूवमेंट हो रहा है, जैसे आगे पेट की तरफ जाता है, पीछे पीठ की तरफ नहीं जाता हाथ। और शायद सोने वगैरह में भी कोई हो गई हो, दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। कुल मिला के हाथ के मूवमेंट की इनको प्रॉब्लम है, पीछे पीठ पे नहीं जाता हाथ। बिल्कुल, तो ये थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ तो रिलीफ मिलता है। बिल्कुल, तो ये जो कह रहे हैं ये इसमें या तो शोल्डर के आसपास जो टेंडन्स होती हैं, लिगामेंट होती है, उनमें या ज़्यादा चांसेस, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, कंधा जाम हो जाता है, जी। वो होने की संभावना है। अब कंधा जाम खुद से भी कई डायबिटीज़ के रोगियों में भी होता है, और इसके अलावा और कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि अगर कोई चोट लगी है पहले, तो बाद में कंधा जाम हो सकता है। आप एक डॉक्टर से, विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर ये कंधा जाम है, फ्रोजन शोल्डर है, तो इसका 100% निवारण किया जा सकता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा होता है? डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। और कोई बहुत ऐसी समस्या नहीं है जिसको सोल्व नहीं किया जा सके। डॉक्टर साहब एक गाना सुन लें। बिल्कुल। एक बार फिर से आपका स्वागत हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, और डॉक्टर मोहित गोयल रूमेटोलॉजिस्ट हमारे साथ। एक सवाल है डॉक्टर साहब, देवाली से हैं प्रकाश कुमावत जी। ये पूछ रहे हैं कि इनकी उम्र है 60 साल और वजन है 88 किलो, 88 केजी। शुगर पेशेंट भी हैं। कह रहे हैं कि मेरे पाँव में लिगामेंट फट गया है। ट्रेन से उतरते समय ऐसा हुआ। इनका कहना है कि क्या इसका कोई इलाज है क्या? लिगामेंट इंजरी ये ऑर्थो का विषय है वैसे तो, लेकिन मोटी तौर पर बता सकते हैं आप? बिल्कुल, ये मोटे तौर पे जैसे आपने कहा, ठीक कहा कि ऑर्थो का विषय है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं। रेस्ट, कुछ लिगामेंट की रिकवरी के लिए दवाइयाँ दी जाती है, जिससे अधिकतर लिगामेंट्स में रिकवरी हो जाती है। और बहुत कहीं जहाँ पर लिगामेंट का, जिसे हम कंप्लीट टीयर कहते हैं कि पूरी तरह से टीयर हो गया, वहाँ पर कई कभी कभार सर्जरी करनी पड़ती है। बट ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ठीक नहीं हो सकती। आप एक ऑर्थोपेडिशियन से मिलें, वो आपको इसका समाधान बता पाएंगे। ये एक इनका फॉलोअप सवाल है वापस। ये दिलीप पाहुजा हैं, ये करें कि हमने कहा था हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है इनका, तो करें कि सर जी चोट वगैरह कुछ भी नहीं लगी है। एक ट्यूब डॉक्टर साहब से मिली थी, वह लगाता हूँ और 15 मिनट बाद मुझे 1.5 घंटे तक आराम मिलता है। टेम्परेरीली आराम मिल रहा है इनको। बिल्कुल, तो अब ये जैसे मैंने कहा कि है ना, ये टेंडन या लिगामेंट की चोट या अंदरूनी शोल्डर में सूजन या फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर इस तरह की दर्द की ट्यूब, क्योंकि जब हम लगाते हैं तो कुछ हद तक सूजन कम होती है और एक बार टेम्परेरी रिलीफ आता है। जैसा मैंने कहा कि आप एक बार परामर्श लें। मुझे नहीं लगता ये ऐसी कोई समस्या है जो कि सॉल्व नहीं की जा क्योंकि जो इतने जल्दी ठीक हो रहा है इसका मतलब कोई टेम्परेरी ही इशू है। सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्रोनिक अगर प्रॉब्लम होती तो वो बार बार हाँ, रीसर्फेस होती। बिल्कुल। भूपेश शर्मा हैं, इनकी उम्र 43 साल है। ये कह रहे हैं कि मेरे पिछले 1 महीने से बैक पेन हो रहा है। मैं ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ पर सही नहीं हो रहा है। मतलब 1 महीने से दवाइयाँ ली जा रही हैं लेकिन फिर भी इनका ठीक नहीं हो रहा है। कि कुछ अलग एंगल से सोचना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि कमर दर्द है, इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। इसमें जो गठिया रोग हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य मणके खिसकना या नस दबना, उस तरह की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन, संक्रमण भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आप जो इलाज लिया है, उपचार लिया है, वो काम नहीं कर रहा है, तो आगे उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। एमआरआई या कुछ और जांच करा के देखा जा सकता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जिसको ट्रीट करके आपको बैक पेन में आराम नहीं दिया जा सकता है, बशर्ते कि उसको प्रॉपर उसका निदान किया जाए। और रेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से भी कई बार सर स्पाइन में और बैक में प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल, ये जो स्पाइन और बैक पेन के जो कारण है, उसमें रोमैटिक रोग या गठिया रोग एक प्रमुख कारण है। तो उसके अंदर जनरली वो मैंने बताया, जैसे मेल्स के अंदर और यंग और मिडिल एज के मेल्स, जनरली 15 से 40 की एज में चालू होती है, कभी कभी 45-50 भी, और लेट एज में भी खैर कुछ अपवाद में स्टार्ट हो सकती है। तो इनमें भी ये होता है, पर इसका प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है। और आज की डेट में ऐसी डायग्नोस्टिक्स के लिए अपने पास प्रणालियाँ मौजूद है जिनसे डायग्नोस होकर ट्रीट किया जा सकता है। एक हिमजा तिवारी का सवाल है। ये कह रही है कि मेरा क्वेश्चन मेरे फादर के लिए है। उनकी एज 60 है और उन्हें पैर में बहुत क्रैम्प्स आते हैं। सर प्लीज बताएं इसका क्या रीजन है, ट्रीटमेंट क्या? क्रैम्प्स आते हैं पैर में, बायटे शायद। अगर सिर्फ बांयटे हैं, साथ में अगर और कोई प्रॉब्लम्स या लक्षण नहीं है, तो ये कई बार हम जो हमारा खान पान रहता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है।
जी। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो खान पान पूरा प्रॉपर करने के बाद में भी क्रैम्प्स या बांयटें पूरी तरह से नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ सप्लीमेंट्स कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह के दिए जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक डॉक्टर उसको प्रॉपरली देखे और टेस्ट करे कि क्या एग्जैक्टली उस कारण है बायोटो का। कई कारण हो सकते हैं, पानी और सॉल्ट की कमी एक कॉमन कारण होता है, लेकिन और भी कई सारे विटामिन्स कारण होते हैं डेफिशिएंसी भी कई बार इसमें इसका कंट्रीब्यूट कारण होते करती हैं। है। बिल्कुल डॉक्टर साहब शॉर्ट में बताएंगे अब, किडनी रोग बच गए थे जो रोमेटोलॉजिकल की वजह से जो किडनीज में प्रॉब्लम आ जाती है, वो कैसे बिल्कुल रिफ्लेक्ट? गठिया रोगों के अंदर किडनी प्रभावित हो सकती है। इसमें पहली पहली बार तो टेस्ट में पता पड़ता है कि यूरिन में काफ़ी सारा प्रोटीन जा रहा है। वही बात वही आती है कि समय से पहचाना जाए, समय से ट्रीट किया जाए तो किडनी को इन्वॉल्व होने से बचाया जा सकता है, और एक बार इन्वॉल्व भी हो गई है तो ट्रीटमेंट करके डैमेज को कम किया जा सकता लीवर? है। लिवर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि ये सोचा जाता है, हमारे पास में रोगी आता है कि दवाई देने के बाद में लिवर का टेस्ट बढ़ रहा है, दवाई रोकी जाती है तो पता पड़ता है लिवर का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ। ऐसे में जब वो रोमेटोलॉजिस्ट के पास आता है, रोमेटोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट कराते हैं, तो पता पड़ता है कि ऑटो इम्यूनिटी ने जोड़ों को ही नहीं लिवर को भी अफेक्ट किया है। अच्छा। तो ऐसे में दवा रोकनी नहीं थी, दवा को और बढ़ाना था, और हम दवा देते हैं और बढ़ाते हैं और वो प्रॉब्लम भी कंट्रोल आना स्टार्ट होती है। तो लिवर का भी इन्वॉल्वमेंट इन रोगों में हो सकता है। चर्म रोग? चर्म रोग बिल्कुल, कई बार शरीर पे लाल चकत्ते होते हैं। इसके अलावा जो एक हमारा शोध अभी चल ही रहा है पूरा भारत भर में, सोराइसिस के साथ में गठिया होती है। जिन लोगों को सोराइसिस है उनको गठिया उसी समय होती है या बाद में स्टार्ट होती है, या कई लोगों को गठिया पहले स्टार्ट हो जाती है, सोराइसिस चमड़ी की बीमारी बाद में स्टार्ट होती है। ये भी एक मुख्य प्रकार की आर्थराइटिस है, और इसमें अगर अच्छे समय से और बढ़िया ट्रीटमेंट किया जाए तो जोड़ ही ठीक नहीं होते, स्किन की सोराइसिस भी कंप्लीटली ठीक हो जाती है। और प्रजनन तंत्र, इसका भी आपने कहा कि रोमेटोलॉजी से संबंध है, मेल फीमेल दोनों का? बिल्कुल, जनरली ज़्यादातर फीमेल्स में, पर कुछ केस में मेल में भी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रोमैटिक रोग मदर को प्लस पेट में पल रहे बच्चे उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर मदर को कोई रोग है, उससे एक बीमारी ऐसी है जिसमें बच्चे के अंदर हार्ट ब्लॉक हो सकता है। मदर को अगर ये रोग है तो अबॉर्शन हो सकता है, उसके अंदर बच्चा ठहरता नहीं है, बच्चा पहले 3 महीने के अंदर अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन बात वही है कि अगर पहले से पहचाना जाए, प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, तो इसमें रिजल्ट्स बेटर लक्षण क्या होते होते चले हैं जाते प्रजनन तंत्र के जो रोग हैं, इनके कोई लक्षण हैं, हैं। इसमें सिम्टम्स? अगर हम मुख्य बात करें, कई बार ये होता है कि पहले 3 महीने के अंदर फीमेल्स ये हिस्ट्री लेकर आती है कि उनके 2-3 बार ये अबॉर्शन हो जनरली गया पहले प्रेगनेंसी में ही रिफ्लेक्ट प्रेगनेंसी में होता होता है। बिल्कुल। इसके अलावा कई बार ये होता है कि हम पिछली जो प्रेगनेंसी हुई थी उसमें 7वें 8वें महीने में जाके पता पड़ा कि बच्चा कम ग्रो कर रहा है, या बर्थ पे बच्चा कम, उसका वेट कम था, उतना ग्रो नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। तो ये सब इस तरह के लक्षण होते हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि रूमेटिक रोग जब किसी को डायग्नोस हो जाए तो उसी समय पर उसको प्रॉपर प्लानिंग एक रूमेटोलॉजिस्ट के अंडर में की जाए, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम्स ना हो। इंक्रीजिंगली ये पाया जा रहा है कि ये जो दवाइयाँ पहले माना जाता था कि प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, धीरे धीरे पता चल रहा है कि काफ़ी दवाइयाँ सेफ़ हैं, और प्रॉब्लम बीमारी के कंट्रोल ना होने के कारण है, प्रॉब्लम दवाइयों के कारण कतई गठिया रोग के अंदर नहीं है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये बीमारियां अगर वही प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, तो जिसे हम कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स को हम जो देखें कि क्षमता एवं प्रजनन क्षमता एवं सेक्स क्रिया की क्षमता, ये सभी सामान्य रखी जा सकती है अगर प्रॉपरली इन बीमारी को ट्रीट अब किया जाए। फाइनली कंक्लूड करना है डॉक्टर साहब, माइक आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? तो आज जिस टॉपिक को हमने छेड़ा, तो मैंने जैसे कहा कि जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न, ये तो मुख्य लक्षण इन बीमारियों के हैं ही। गठिया रोग, रोमेटोलॉजी को हम कह सकते हैं गठिया एवं संबंधित रोग, या फिर जोड़ रोग एवं गठिया, ये इसको हम आम भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं। इम्यून सिस्टम इसके सेंटर में है, इसलिए ये शरीर के सभी अंगों, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, स्प्लीन, त्वचा, धमनियाँ, सभी को प्रभावित कर सकती है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, एक डॉक्टर से सलाह लें। अगर उन्हें लगता है कि इसमें रूमेटिक रोग है तो वो आपसे डेफिनेटली रूमेटोलॉजिस्ट से मिलने के लिए कहेंगे। जो लक्षण आज हमने डिस्कस करिए होते हैं तो एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें, सही समय पे उपचार लेने से आपको फ़ायदा होगा। चलिए डॉक्टर मोहित गोयल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारियां साझा की। किसी भी जो डेवलपमेंट है उसको हल्के में ना लें, और रिमेटोलॉजिकल एंगल से चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर मोहित गोयल, रिमेटोलॉजिस्ट हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी।